हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिनों से लोगों का इंतजार था कि सर आप केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे, बोलते थे मुझे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जो जितने भी एग्जामों में केमिस्ट्री आता होगा उन सारे लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी खासकर जो छत्तीसगढ़ बीएससी जो एसीएफ का जो पोस्ट निकाला हुआ है उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी हैं जहाँ जहाँ केमिस्ट्री होता होगा वहाँ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग फिर से पढ़ने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। केमिस्ट्री शुरू से पढ़ते हैं। कई लोगों को शिकायत रहती है कि सर मुझे फिजिक्स तो आता है पर केमिस्ट्री मेरी कमज़ोर है। तो अब कमज़ोर नहीं होगी, अब अच्छा हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल के साथ, और मैं आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो केमिस्ट्री जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री तो परमाणु अणु यौगिकों का ही खेल है। आप सबसे पहले परमाणु जानना होगा। आपको परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, इसके बाद समीकरण कैसे बनते हैं, कैसे संतुलित किया जाता है, इन सभी को जानेंगे तभी आपका केमिस्ट्री का बेसिक जो कंसेप्ट होगा वो स्टार्ट होगा। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि अभी अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे आवर्त सारणी, सभी लोग सुने होंगे पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में तत्व दिए हैं, सभी लोग अगर पढ़े होंगे थोड़े बहुत तो देखे होंगे कि आवर्त सारणी एक टेबल होता है। उसमें लगभग अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। सबसे पहले देखेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है, ठीक है। परमाणु किसे कहते हैं इसको आपको समझना है सबसे पहले। तो याद रखेंगे कि प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण, प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण जिसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो ये परमाणु की डेफिनेशन है कि परमाणु किसे कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है, तो आप बोलेंगे कि प्रकृति का, नेचर का वह छोटा से छोटा पार्टिकल है। मतलब प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जैसे कि आपको कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है का मतलब होता है कि जितने भी परमाणु होते हैं वह कभी भी स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं पाए जाएंगे। वह किसी न किसी तत्वों के साथ, किसी यौगिक के साथ ही पाया जाता है। तो कुछ तत्व हैं जो कि ऐसे हैं, कुछ तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि जो निष्क्रिय तत्व है, 18वां समूह का जो तत्व है, ठीक है, शून्य समूह जिनको कहा जाता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, परमाणविक अवस्था में होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं। तो इन्हें आप छोड़ दीजिए, कुछ अन्य भी हैं, उन्हें छोड़कर बाकी कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे कि जो आवर्त सारणी है ना, उस आवर्त सारणी के तत्व जो बाकी मैं जिनको बता दिया उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हैं, परमाणु होते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं, 118 याद रखेंगे, 118 परमाणु हैं। तत्व भी कहते हैं उन्हीं को। इसके बाद परमाणु के बाद आपका जो सेकंड होता है वो आपका होता है अणु। तो परमाणु जो है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से। तो एकदम परमाणु कैसे बना, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर किसका निर्माण हुआ, परमाणुओं का। और परमाणु की डेफिनेशन मैंने बताया कि प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसके बाद अणु, मैं परमाणु के रूप में मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि नाइट्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, फ्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे मैं बोल दिया ना कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वह सारे के सारे हम लोगों के क्या हैं, परमाणु हैं।
ठीक है। लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था की बात किया था वह स्वतंत्र अवस्था की मैं कंडीशन बता दी है कि कहां पर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकते हैं। अगर सिंगल है तो परमाणु है। सेकेंड में याद रखेंगे अणु किसे कहा जाता है, तो यह जो है प्रकृति का यह भी छोटा कण है, लेकिन अंतर यह होता है कि यह प्रकृति का छोटा से छोटा कण जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अब चलिए देखते हैं अणु कैसे। मान लीजिए कि मैंने कराया यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है। मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन परमाणु और एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, ये दो ऑक्सीजन परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो आपका निर्माण हो जाएगा ऑक्सीजन, अणु का निर्माण हो गया। तो अब देखिए दो कम से कम कितने हैं, दो, तो दो परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। और यह अणु जो है, अब यह जो अणु बन गया ना, यह अणु जो है अब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो प्रकृति का वह छोटा से छोटा कण जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ये हम लोग देख लिए, तो परमाणु भी देख लिए, सेकेंड नंबर में अणु भी देख लिए। अब थर्ड नंबर में जो होगा वो हम लोग देखेंगे यौगिक, देखेंगे यौगिक, ठीक है। किसको देखेंगे, यौगिक को देखेंगे। तो याद रखेंगे यौगिक क्या है, तो सिंपल एकदम याद रखेंगे कि परमाणु और अणु के मिलने से, परमाणुओं और अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, जिनका एक निश्चित अनुपात होता है। मैं अभी दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे परमाणु और अणु मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन परमाणु है और चलिए एक हाइड्रोजन अणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो अणुओं, मैंने कहा कि अणु और परमाणु के मिलने से, मतलब मॉलिक्यूल एंड एटम के कॉम्बिनेशन से, मिलने से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ए हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम जब मिलेंगे तो ए एक कंपाउंड बनाएगा H2O, ठीक है, कंपाउंड बन गया, यौगिक हो गया। इनका एक निश्चित अनुपात, मैंने कहा कि यौगिक का एक निश्चित अनुपात होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, दो, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, एक, तभी आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा H2O, जल का निर्माण होगा। ये क्या है हम लोग का H2O जो बना है ये हम लोगों का है जल है ना। तो अब यहाँ पर 2:1 में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि 2:2 भी आप मिला देंगे, 2:2 मिला देंगे तो भी जल ही बनेगा, ऐसा नहीं होता, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यौगिक। तो परमाणु भी देख लिए हम लोग, अणु भी देख लिए, और हम लोग क्या देख लिए, यौगिक भी देख लिए। परमाणु, अणु, यौगिक, क्लियर है कि नहीं है, आगे चले, ओके। अब जो है हम लोग देखेंगे, परमाणु भी देख लिए, अणु भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए, आप याद करिए 20 तक परमाणु संख्या और उनके क्या है, एटम, उनके सिंबल, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, ठीक है, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, और कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20,
ठीक है, ये जो है ये सिंबल है एलिमेंट के। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, ठीक है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम कितना हो जाएगा 20। ओके है, तो ये जो सिंबल है आप अच्छे से इसको देख लें, लिख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और याद करेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे चार्जेस वगैरह देखेंगे, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। इतना हो गया, अब इसको मैं मिटा देता हूं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ओके है ना ये? चलिए, अब इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि संयोजकता वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता वैलेंसी क्या होता है याद रखेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं? तो परमाणु अभी मैंने कराया है, तो कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब होगा कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है अष्टक होता है। तो कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को देता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ये तो मैं डेफिनेशन बोला हूं, आप समझिए चलिए मेरे साथ। मैंने कहा कि कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। अथवा अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें तो कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 भी इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होगी। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। लेकिन यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप 8 में से घटा दीजिए। 8 में से घटाएंगे, मान लीजिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा हम लोग का? 2। तो उस परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। तो मैं 2 डेफिनेशन बताया। पहला बोला कि कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता, वैलेंसी कहलाती है। अथवा अगर हम लोग इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो यदि किसी एटम के बाहर में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। और यदि किसी एटम के बाहर में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे और जितना बचेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए कि आप देख लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वह 8 होता है। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें, इलेक्ट्रॉनिक वितरण करें तो कैसे टूटेगा? 2 और कैसे टूटेगा? 6 में। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मैं अभी जस्ट सिखाने वाला हूं, थोड़ी देर आप इंतजार करिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखिए
और समझिए अच्छे से। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अथवा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 और कितना हो गया? 6। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मैंने कहा था कि यदि किसी परमाणु के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7, 8 है, तो उसे कितना में से घटाइए? 8 में से। तो 8 में से घटाएंगे इसको, तो 8 में से घटाते हैं तो 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसको, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितना दिखाई दे रहा है? 6 है। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है ना? क्योंकि बाहर में 6 है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कहा था कि परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को लेता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों को देता है, अगर ज्यादा रहता तो दे देता, लेकिन अभी तो कम है, 2 इसको तो चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? ओके, अब हम लोग देखेंगे ये संयोजकता हम लोग देख लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का 9 होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसको कहते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 और कितना हो जाएगा? 7। मतलब इसको कितनी की जरूरत है? कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप संयोजकता आप निकाल लेंगे अच्छे से ना। अब देखो दूसरा, मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे केमिस्ट्री को जाना जा सकता है। बहुत ही आसान है केमिस्ट्री। अब देखिए, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाता हूं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सीखिए। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है कि H2SO4, H2SO4 में कह देगा कि इसमें H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, या H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात आप याद रखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इस पूरे कंपाउंड में जो सबसे कम रहेगा उसी का निकाला जाएगा। तो सबसे कम कौन है? ये 2 है, ये 4 है, मतलब है ना। और यहाँ सल्फर कितना? केवल 1 है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा वो किसका निकालना रहेगा? सल्फर का निकालना रहेगा। अब चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अभी मैं कराया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे, अगर वो प्लस, जब धनायन टाइप का बिहेव करता है ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला दे भी सकता है अथवा अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर लेगा तो उसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2, 8, 18, 32 को फॉलो कर लेगा और दे देगा तो खत्म हो जाएगा। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब देता है तो वह हाइड्रोजन कहलाता है, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो क्या कहलाता है? वो हाइड्रोजन, और जब वह 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेता है तो क्या कहलाता है? हाइड्राइड। याद रखेंगे कि यहां पर जब निकालेंगे तो H2, तो इस बेस वाले को पहले लिखेंगे 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है, इसलिए क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, बीच में लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे कि माना, ऐसा लिख लेना पहले, 1 मिनट रुक जाओ, लिखना माना कि S की ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीकरण संख्या कितना है, x है। ये मान लिए, माना कि s की ऑक्सीकरण संख्या x है, जिसको निकालना रहेगा उसको क्या मान लेना आप लोग, x मान लेना। अब निकालते हैं तो यहाँ 2 पहले लिखना, 2 बेस को पहले इंटू h का कितना होता है +1, फिर बीच में क्या लगा देना प्लस, s को क्या हम लोग माने हैं x माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे x, फिर प्लस O4 है तो पहले 4 इंटू O के लिए, O का कैसा होता है बोलो, O का 8 होता है, मतलब यहाँ पे 2 और 6 होगा। मतलब इसको अपना अष्टक, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है जरूरत है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता ना, जैसे मैग्नीशियम अगर इसकी जगह रहता, मैग्नीशियम 12 होता है तो इसका कैसे होता है 2 8 2 2 8 2 टूटता, ठीक है। तो इसके पास 2 जो है अपने अष्टक से एक्स्ट्रा है, तो ऐसी स्थिति में हम +2 लिखते। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर में 6 है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग का -2। और इज इक्वल टू में पावर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, अगर पावर में कुछ भी प्लस दिखे, जितना +2 दिखेगा तो इज इक्वल टू में +2 लिखेंगे, -2 दिखेगा तो -2 लिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा तो लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस और माइनस कितना हम लोग का आ जाएगा -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 0। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट है माइनस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया +6। मतलब कहने का मतलब यह है कि अतः s की ऑक्सीकरण संख्या, s की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, s की ऑक्सीकरण संख्या कितना +6 है। ये बन गया ना, ऐसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को। समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अच्छे से सभी का ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले कंपाउंड में देखना सबसे कम कौन है, उसी को x मान लेना। इसके बाद जिसको जितना चाहिए उतना प्लस, और जिसको अपने अष्टक से जितना अगर उसके पास देने लायक स्थिति में होगा, जितना देगा वो अष्टक के बाद उतना प्लस होगा, और अगर वो लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो उतना क्या हो जाएगा माइनस। जैसे ए जो है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 था, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 6 किए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा -2 लिखा है, ठीक है। और अगर ये मैग्नीशियम रहता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता +2, कुछ भी हो, +3 +4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कक्षा क्या होता है और कक्षक। कक्षा देखना है, कक्षक देखना है, ठीक है। मान लीजिए एक आपका है परमाणु, एक परमाणु बना दिया, ठीक है। परमाणु जो है अपरमाणुविक तत्व, परमाणु किससे किससे मिलकर बनता है, तो याद रखें 3 अपरमाणुविक तत्व या मूलभूत जो कण होते हैं कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु में 3 कण कौन कौन होते हैं मुख्य रूप से, जिनको अपरमाणुविक तत्व या मूलभूत कण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है। इसके बाद
इस परमाणु के बीच में पाया जाता है नाभिक। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। अब ऋण आवेशित कण है तो उसका आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखेंगे, आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ए इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान याद रखेंगे केजी में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी ये होता है। इसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है ना, वो प्रोटॉन धन आवेशित कण है। और प्रोटॉन का भी आवेश उतनी होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो प्रोटॉन का जो मास है, इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा हम लोग का? 9.1 इंटू 10⁻⁻77 केजी। ठीक है, ये प्रोटॉन का हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो है वो कोई भी आवेश नहीं होता, जीरो होता है। और जो न्यूट्रॉन का लेकिन द्रव्यमान होता है, कितना द्रव्यमान होता है इसका? तो 9 ठीक है, कितना हो जाता है इसका? 9.1 इंटू 10⁻, इसका भी कितना हो जाएगा? -27 केजी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन क्या हम लोग का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब याद रखेंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व? दो तत्व, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब याद रखेंगे कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी और क्या क्या पाया जाता है? पॉजिट्रॉन, मेसॉन और अन्य कण भी पाए जाते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसको न्यूक्लियर नाभिक को कई कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन, मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन एवं अन्य कण जो पाए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और यहाँ पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु के बाहर में क्या करता रहता है? घूमते रहता है। अब देखिए, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अच्छा, आप लोग पूछता है कई बार, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? डिस्कवरर कौन है इलेक्ट्रॉन के? तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं सर जे थॉमसन। याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? सर जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक 1932। तो न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, न्यूट्रॉन के डिस्कवरर है कौन है? जेम्स चैडविक है, 1932 में इसने खोजा। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन है? गोल्डस्टीन है। और इलेक्ट्रॉन के कौन है? सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? शून्य आवेश पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, और याद रखेंगे कि यहां पर इसके बाद जो दो कण और मैंने कहा था, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। तो याद रखेंगे, जो मेसॉन के जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन के कौन है? सर जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक। ठीक है,
न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक। इसके बाद याद कर लिए इलेक्ट्रॉन के कौन है? सर जे जे थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के कौन हो जाएगा? जेम्स चैडविक। इतना होने के बाद अब हम लोग देखेंगे, ए देख लिए, अब जो है दो और बचे हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक होता है मेसॉन। पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन, ठीक है। इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है क्योंकि पॉजिट्रॉन पॉजिटिव से संबंधित है। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन एंडरसन, तो पॉजिट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? एंडरसन है। और मेसॉन जो होता है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। जो इनके जो डिस्कवरर हैं, मेसॉन के डिस्कवरर कौन है? युकावा है। और पॉजिट्रॉन के कौन है? एंडरसन है। क्लियर हो गया? चलिए, नाभिक किसे कहा जाता है? अगर डेफिनेशन पूछ दिया नाभिक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि परमाणु का वह स्थान जहां समस्त द्रव्यमान या सर्वाधिक द्रव्यमान स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियर पूछा जाएगा तो परमाणु का वह स्थान जहां समस्त द्रव्यमान स्थित होता है क्या कहा जाता है? नाभिक होता है। नाभिक धन आवेशित माना जाता है, ठीक है। ये नाभिक हो गया। नाभिक भी हम लोग देख लिए। यहाँ पर कौन कौन नाभिक में मुख्य रूप से कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछा जाएगा नाभिक पर कौन कौन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऑप्शन पे आता है तो बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के बाह्यतम कोष में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाता है, ठीक है। ओके, इतना हम लोग देख लिए। अब चलिए देखते हैं, इसी में हम लोग अब देखेंगे प्रोटॉन का। मैंने कितना द्रव्यमान बता दिया? प्रोटॉन का 1 कितना हो जाएगा? 67 इंटू 10⁻⁻77 kg ये प्रोटॉन का द्रव्यमान था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.6747 इंटू 10⁻⁻77 kg। ये दोनों का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? सेम होता है, बस यहाँ पर 47 होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब चलिए, अब मैं बताता हूं, ये सब देख लिए ना। अब कक्षा क्या होता है और कक्षक क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। कक्षा ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है ये देखने जा रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे कक्षा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आप लोग देख रहे थे, है ना, वहां पर बाहर। तो परमाणु का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो परमाणु का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वो क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो ए वाले जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला जो है यह क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो परमाणु का वह स्थान जहां पर जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है वह ऑर्बिट है, वह कक्षा कहलाता है। और ऑर्बिटल में याद रखेंगे जो कक्षक है कि परमाणु के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है अधिकतम होती है वह क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। हो सकता है यहां पर भी पानी की संभावना अधिक हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। तो वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। कक्षा कितने प्रकार के होते हैं और कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 4 प्रकार के कक्षा हैं, के, एल, एम, एन। कितने प्रकार के कक्षा होते हैं? 4 प्रकार के, एल, एम, एन। कितने प्रकार के कक्षक होते हैं? 4 प्रकार के, एस, पी, डी और हम लोग का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में 8, एम में 18 मतलब 18, एन में कितना हो जाएगा? 32 मतलब 32। एस उपकोष में, इसको उपकोष भी कहा जाता है, कितना होता है? 2,
P में 6, D में 10 और F में कितना होता है 14 होता है। ठीक है, देखिए कैसे भरेगा, इन सभी को भी मैं अभी बताने जा रहा हूं, टोटल कंप्लीट बताऊंगा। ठीक, कक्षा कक्षक, अब देखो इतना हो गया। K L M N एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18 और 32 भरते हैं। और जो उपकोष है, एक कोष हो गया, एक उपकोष हो गया। उपकोष में कितना, S उपकोष में 2, P में 6, D में 10 और F में कितना हो जाएगा 14, 2, 6, 10 और 14 भरते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए 4 कक्षा बनाता हूं मैं। चलिए ये 4 मान लीजिए कक्षा है, कौन कौन, इसको नाम दे दीजिए K L M N। ठीक है, कक्षा किसे कहते हैं, तो परमाणु का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। कितने प्रकार के कक्षा होते हैं, 4 प्रकार के, K L M N। ठीक है, K कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो याद रखेंगे किसी भी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 2n का स्क्वायर। याद कर लें, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना कि किसी भी कक्षा में किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप याद रखें किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2n का स्क्वायर। आप ऐसा तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि 32 ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे बढ़े जाएगा वो तो बढ़ता जाता है। इसीलिए किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n का स्क्वायर होता है। आप मान लीजिए आप पहले राउंड में घूमे तो n = 1 है, यहाँ पर n = 2 हो जाएगा, यहाँ पर n = कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर मान लीजिए n = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। n = 1, n = 2, n = 3 और n = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए a वाले भी पुटअप करेंगे तो n = 1 वाला पुटअप करें, 2 × 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई 2 बराबर होता है 1 2 जा, मतलब 1 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका भी 1 हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2। मतलब K कोष में, ठीक है, K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसके बाद आप इसमें देखोगे तो n = 2 वाला है, आप इसमें आप पुटअप कर दो तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब M में जाएंगे तो सेम टू सेम यहाँ पर कितने हैं, n = 3 है, इसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर रखोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब होता है कि ये उतना ही बार, तो कितना बार, इसका गुणा कितना बार होगा, मल्टीप्लाई 2 बार होगा, 3 × 3 3 3 9 हो गया और 9 2 18। तो हम लोगों का M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप n में डालोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 32, क्योंकि यहाँ पर डालोगे 4 तो 4 4 4 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लिए हम लोग, तो किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2n का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2n का स्क्वायर होता है, हम लोग देख लिए। तो 2n के स्क्वायर में K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और N कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया हम लोगों का 32 इलेक्ट्रॉन आ गया है। ओके है, अब इसी कोष के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपकोष। आप याद रखिएगा उपकोष को जानने के लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, 2 ब्रैकेट में 2l + 1। ठीक है, उपकोषों की संख्या जानने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, 2 ब्रैकेट में 2l + 1। अब मान लीजिए कि अगर n = 1 है, n = 1 है, तो यहां पर l बराबर फॉर्मूला होता है 0 से
n-1। एक क्वांटम नंबर आप जब पढ़ेंगे तो जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा ना उस समय आपको समझ में आएगा। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से n-1। अब यहां पर मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 है तो l बराबर 0 से आपका n का वैल्यू 1 है तो 1 - 1 मतलब 0 से 0 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां पर जब n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो l बराबर क्या हो जाएगा 0 से n-1 तो 0 से फिर n की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 2 - 1 तो 0 2 कितना हो जाएगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 1 मतलब आपका हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। ओके है। तो मान लीजिए जब n बराबर 1 था तो n बराबर 1 था तो l इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, तब हम लोग का l बराबर क्या आया है 0 आया है। अब यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 इंटू किसके लिए हम लोग कर रहे हैं इसके लिए n के लिए वैल्यू पुटअप कर रहे हैं क्योंकि जब n बराबर 1 था उसी टाइम l बराबर हम लोगों का क्या आया था 0 क्योंकि यहाँ पर n की जरूरत तो बिल्कुल है नहीं तो हम लोगों को किसका वैल्यू पुटअप करना है यहाँ पर l की वैल्यू पुटअप करनी है। तो 2 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लोग 2 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 तो 2 और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 2 1 कितना आ गया 2 आ गया। कहने का मतलब कि s यहाँ पर जो 4 प्रकार के उपकोष होते हैं S, P, D और F। तो यहाँ पर K कोष में क्या कौन पाया जाता है एक S उपकोष पाया जाता है। ठीक है क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 और इसमें भी कितना आ रहा है 2 मतलब S में भी कितना आएगा 2 आएगा। मतलब K कोष में केवल एक ही उपकोष पाया जाता है वह कौन है S है। इसी प्रकार n बराबर 2 वाला को देखते हैं तो इसमें 0 और 1 आ रहा है मतलब 0 के लिए S है और P के लिए क्या है हम लोग का 1 है ना। P के लिए क्या हो जाएगा 1। तो आप जब यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 1 जा 2 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 मतलब P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप याद रखें यहाँ पर पाया जाएगा हम लोगों का F2 और P कितना हो जाएगा 6 तभी तो 8 है ना मतलब S में 2 और P में कितने हो जाएंगे 6 तो दोनों मिलाकर 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार सेम टू सेम आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर पाया जाएगा F, P और D और जब n इक्वल टू 4 में आएंगे तो हम लोग का पाया जाएगा S, P, D, F। ठीक है S में 2 P में 6 D में 10 तो 10 और 6 16 16 और 2 कितने हो गए 18। देखोगे तो यहाँ पर देखो इसको n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद n इज इक्वल टू 4 वाला में देखते हैं तो 2 6 10 और कितना हो जाएगा 14 तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 24 और 6 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये भी हम लोग का कौन सा वाला है 32। कहने का मतलब K कोष में कौन सा उपकोष पाया जाएगा S, L कोष में S और P, M कोष में S, P और D और N कोष में कौन कौन पाए जाते हैं S, P, D और कौन सा पाया जाता है F उपकोष पाया जाता है। ओके एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है ना। ओके देखते चलिए छोड़ के जाना नहीं है पूरा देखना है अच्छे से तभी समझ में आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से जाने। अब देखेंगे इतना हम लोग समझ गए। देखो इसी से हम लोगों का बनता है कि यहां पर देखो आप n इज इक्वल टू 1 है ना इसलिए 1 लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 और 1 में आए हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करने जा रहे हो ना 1 S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 F2। अब A वाला तो कंप्लीट हो गया इसीलिए बीच में कॉमा लगा देंगे। चलिए n इज इक्वल टू 2 वाला में तो 2S2 और P भी है 2P6 अब कॉमा लगा दीजिए क्योंकि ये वाला भी हम लोग क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसमें आ जाइए तीसरे नंबर में तो हो जाएगा हम लोग का 3S2 3P6 3D10 ये कंप्लीट हो गया। अब फिर कॉमा लगेगा।
चलिए 4 में आ जाइए, तो 4F2 4P6 4D10 4F14। ओके है, ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब बाउ के नियम के अनुसार अलग होता है, ठीक है। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसीलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका चलता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कोष भी हो गया, के कोष, इसीलिए जब कोषों में हम लोग लेते हैं तो 2 8 18 32 ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल जब कोष का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ऐसे 2 8 18 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। तो इतना जो है हम लोग आज देख लिए, और नेक्स्ट जो केमिस्ट्री का मेरा वीडियो आएगा तो इसके बाद आगे की, इसके आगे का बताऊंगा, ठीक है। इतना आप तैयार करके रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो केमिस्ट्री की और इसी से संबंधित होंगे। और आप तैयारी करते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।